हेलो स्टूडेंट्स। अब चलिए जारी रखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर नाम का चैप्टर नंबर 11 इन पल्स अरिहंत इकोनॉमी में। और मैं इससे पहले आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है आगे से। देखिए एक्सटर्नल डेट, जो एक्सटर्नल डेट होते हैं वो कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, ये दो टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज सोवरेन डेट, एससीडी जिसको हम जानते हैं। सेकेंड इज नॉन सोवरेन डेट। सबसे पहले समझेंगे मैं एक्सटर्नल डेट क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल डेट होता है कि आप फॉरेन से, किसी और कंट्री से डेट ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं अपने फाइनेंशियल डेफिसिट या अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमी की किसी भी नीड को पूरी करने के लिए, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में ही आता है। तो देखिए सोवरेन डेट और नॉन सोवरेन डेट क्या होते हैं। सोवरेन डेट होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस जो ली जाती है किसी दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में आपस में जो एक्सटर्नल सहायता ली जाती है। डिफेंस डेट लिया जाता है, अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए डेट लिया जाता है, या इन्वेस्टमेंट किया जाता है ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, किसके थ्रू, एफपीआई या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एफपीआई क्या होता है ये मैं पहले की वीडियो में समझा चुकी हूँ। एसडीआर एलोकेशन बाय द आईएमएफ, और जो एसडीआर एलोकेशन किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, यानी कि आईएमएफ के द्वारा डेट दिया जाता है जो, वो होता है आपका सोवरेन डेट। अब नॉन सोवरेन डेट क्या होती है। देखिए ये होते हैं कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग मतलब जो फॉरेन से आपने उधार लिया हुआ है, और ट्रेड क्रेडिट जो होता है, ट्रेड के लिए जो क्रेडिट लिया जाता है, या एनआरआई जो डिपॉजिट्स कराते हैं, ये होता है नॉन सॉवरेन डेट। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है इनके बारे में कि कितना रहा था 2021 में, 22 में, 23 में। अब की फैक्ट समझेंगे हम एक्सटर्नल डेट के बारे में। देखिए जो सोवरेन एक्सटर्नल डेट है, यानी कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है ना, जो डिफेंस के लिए लेते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, वो 21.3% रही है, जबकि नॉन सोवरेन एक्सटर्नल डेट रहा है 78.7% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट में से, यानी कि एसईडी कम लिया गया है और नॉन एसईडी ज़्यादा लिया गया है। इसके बाद जो कमर्शियल लैंडर्स होते हैं 35.5%, ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसके बाद है एनआरआई डिपॉजिटर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 22.2%, और इसके बाद है शॉर्ट ट्रेड क्रेडिटर्स जो करते हैं 19.8%। तो टोटल 77.5% ये कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल एक्सटर्नल डेट में। इसके बाद जो लार्जेस्ट बोरोअर हैं, नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं, लार्जेस्ट बोरोअर कौन है, वो है नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडिया में। इसके बाद है डिपॉजिट टेकिंग कॉरपोरेशन, इसके बाद है जनरल गवर्नमेंट, एंड इसके बाद है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके बाद यूएस डॉलर कंटिन्यूज टू बी द लीडिंग करेंसी ऑफ डिनोमिनेशंस। जो यूएस डॉलर है वो तो देखिए लीडिंग करेंसी है डिनोमिनेशन की, इनकी ट्रेड करने की। 54.6% सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर में ट्रेड हुआ है। इसके बाद इंडियन रुपी में 29.8%, फिर इसके बाद एसडीआर 6.1%, एटसेट्रा। एसडीआर मीन्स जो आपका सॉवरेन डेट रेशियो होता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट 79.4% रहा है आपका टोटल एक्सटर्नल डेट लॉन्ग टर्म में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीओपी सरप्लस या डेफिसिट क्या होता है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो इसमें होते हैं दो अकाउंट, ये हमने पढ़े हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कब होता है नेगेटिव और कैपिटल अकाउंट कब होता है पॉजिटिव। करंट अकाउंट में सब डे बाई डे जो भी ट्रेड होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो होता है मेंशन। कैपिटल अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी असेट्स कम या ज़्यादा होती है, वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन होती है। लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जो करंट अकाउंट में विजिबल्स नेगेटिव होते हैं व्हेन ट्रेड इन गुड्स, जब गुड्स में का जो ट्रेड होता है ज़्यादा होता है, तो यानी कि करंट अकाउंट नेगेटिव होता है। इनविजिबल्स में पॉजिटिव होता है मोस्टली हमारे यहाँ पे जो बीओपी है, ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन फैक्टर इनकम, इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स, इनमें पॉजिटिव है, यानी कि इंडिया में इनके थ्रू अर्निंग ज़्यादा है। कैपिटल अकाउंट डेट बेस्ड और नॉन डेट बेस्ड होती है। जो डेट बेस्ड में पॉजिटिव है, यानी कि लोन और बैंकिंग कैपिटल इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, और नॉन डेट में भी पॉजिटिव है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव रहता है। करंट अकाउंट में जो विजिबल्स है, यानी कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बीओपी होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसे कैलकुलेट किया जाता है एज द सम ऑफ द करंट अकाउंट,
यानी कि जो भी करंट अकाउंट है उसका सम और कैपिटल अकाउंट का सम, इंडिकेटिंग द ओवरऑल बैलेंस विच कुड बी आइदर इन सरप्लस और डेफिसिट। दोनों को मिलाकर जब ऐड किया जाता है करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को, तब होता है बीओपी का कैलकुलेशन। इससे पता लगता है कि जो बीओपी है वो सरप्लस में है यानी कि फायदे में है या डेफिसिट में है। इसके बाद देखेंगे बीओपी सरप्लस किस तरीके से है। देखिए बीओपी होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जरा सा बता देती हूँ। ये सिर्फ एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, क्या है, सिर्फ नहीं सॉरी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जहाँ पे जितनी भी किसी भी एक कंट्री के पर्सन के साथ दूसरे कंट्री के साथ जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो ये होता है बीओपी। तो बीओपी सरप्लस कब रहता है, यानी कि फ़ायदे में, जब जो इनफ्लो है वो ज़्यादा होता है और इसके बाद आउटफ्लो होता है, यानी कि इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है, तो बीओपी सरप्लस होता है। इसका मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होते हैं। बीओपी डेफिसिट क्या कब होता है, जब जो इन्फ्लोज होता है डॉलर का इन्फ्लोज ज़्यादा होता है। देखिए जब डॉलर ज़्यादा आएंगे तो फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा बढ़ेंगे और डॉलर का वैल्यू अब ज़्यादा ही आप सबको पता ही है। और जब आउटफ्लो डॉलर के कम होंगे ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा, बीओपी डेफिसिट हो जाएगा। इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं। देखिए फॉरेक्स रिजर्व वो असेट्स होती हैं जो किसी भी सेंट्रल बैंक के पास एक फॉरेन करेंसी के रूप में होती हैं, यानी कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास कितनी है फॉरेन की जो करेंसी है जिसकी वैल्यू इंडियन रुपी से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ आरबीआई है, अब आरबीआई के पास जितनी भी फॉरेन करेंसी है दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये क्या होते हैं, दीज में इंक्लूड फॉरेन करेंसी। इनमें फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं और दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। जो इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व है उसमें क्या क्या है, इंडिया के पास फॉरेन करेंसी असेट्स है, मेंटेन्ड इन करेंसी जो कि करेंसी की फॉर्म में मेंटेन्ड है, जैसे यूएस डॉलर, यूएस पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन। गोल्ड है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं एसडीआर, और इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स क्रिएटेड बाय द आईएमएफ। ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं, एसडीआर, जो कि आईएमएफ देता है आपको इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ आपको पैसा देता है, एक रिजर्व देता है, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। रिजर्व ट्रांचे पोजीशन आरटीपी, जो रिजर्व कैपिटल होती है आईएमएफ के साथ, आईएमएफ की जो रिजर्व कैपिटल है दैट इज कॉल्ड रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन है, यानी कि सारी कस्टडी आरबीआई के पास होती है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। जो इम्पोर्ट कवर होता है ये मेजर करता है, क्या मापता है इम्पोर्ट कवर, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट दैट कैन बी कवर्ड with foreign exchange reserves available with the central bank of the country। तो इम्पोर्ट कवर मेजर करता है कि जितना भी इम्पोर्ट हुआ है नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि महीनों में फॉरेन एक्सचेंज के साथ जितना भी इम्पोर्ट हुआ है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया है तो वो सेंट्रल बैंक में होता है। और जो इंडिया की करंट इम्पोर्ट कवर है वो है 12 मंथ्स, यानी कि जो करंट इम्पोर्ट कवर जो ऐड किया जाता है, जो मापा जाता है वो 12 मंथ्स का मापा जाता है आरबीआई में। इसके बाद बीओपी क्राइसिस क्या होते हैं, देखिए कंट्री का जो इम्पोर्ट अगर ज़्यादा है और एक्सपोर्ट है कम तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन करेंसी आप बाहर ज़्यादा देंगे, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। वीक कैपिटल इनफ्लोज क्या होता है, जब बीओपी डेफिसिट होता है, यानी कि हाई फॉरेक्स रिजर्व जब होता है तो हाई, इसमें बताया गया कि जो हाई फॉरेक्स रिजर्व है तो इससे क्या हो सकता है, वीक कैपिटल इनफ्लोज कम हो सकता है। डिप्लेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, इम्पोर्ट कवर अगर डाउन होता है तो फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाते हैं और वीक रहते हैं। ये कंट्री की वो स्टेज होती है जहाँ पे बीओपी क्राइसिस होते हैं और जहाँ पे फंडिंग की नीड होती है बायलैटरल या मल्टीलैटरल सोर्सेज से, यानी कि 2 या 3 किसी भी ज़्यादा कंट्रीज से। तो एग्जाम्पल है, जैसे अभी आपने कुछ बीओपी क्राइसिस पाकिस्तान में देखे थे, श्रीलंका तो आपने पढ़ा ही होगा अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो, कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी वहाँ पे इतना ज़्यादा, और आईएमएफ ने भी वहाँ पे काफ़ी कट ऑफ नीति अपनाई थी कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कम करें यहाँ पाकिस्तान में भी। तो ये 1991 में इंडिया ने भी बीओपी क्राइसिस देखा था, उसके बाद तो नहीं देखा है अभी तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट। तो ये लंबी वीडियो है, पूरा अच्छा टॉपिक है, ये मैं करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, अगर आपने नहीं किया हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं 1 बाय 1
सारी वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू।